नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास 9 क्लास कुछ दिन बाद उपस्थित हुए हैं। तो हिस्ट्री का जैसा कि मैं नोट्स प्रोवाइड कराया था, पूरा ज्योग्राफी के सिलेबस में आपका इसके पहले मौसम, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं और उत्तर प्रदेश का अध्ययन हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश चूँकि हम लोगों का जो डीएलएड का क्लास है वो पूरा प्रदेश स्तर पे मतलब संचालित होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं, ये है पूरा भारत। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का ये पूरा मैप, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले जब किसी क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं, जैसे हम पूछते हैं कि कोई चीज कहाँ है, जैसे मैं हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय से हूँ, तो अभी देखेंगे तो हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय कहाँ से गोरखपुर की किस दिशा में, या इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो मतलब जैसे देखेंगे तो 87 अंश पूर्वी देशांतर है और 26 अंश उत्तरी अक्षांश पर गोरखपुर स्थित है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का हम पूरा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पूरा भारत स्थित है। तो अतः देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार, जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा है पृथ्वी, तो इसको उत्तर कहते हैं, और फिर बीच से काटेंगे तो इसको क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे, मतलब ईस्ट कहेंगे। अब भारत की स्थिति ये है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इसी तरह से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भी इंडिया के उत्तर पूर्वी में ही स्थित है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। तो जो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है, ये देखेंगे 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, एल मींस उत्तरी से 30 अंश 24 अंश उत्तरी अक्षांश तक। जैसे देखेंगे अक्षांश ये लिखा है, तो ये क्या हो गया 23 अंश, 23 अंश से कितना हो गया आपका 30 अंश, ठीक है। कितना उत्तर नॉर्थ। अब देखते हैं देशांतरी विस्तार क्या है, 77 अंश 5 मिनट पूर्वी देशांश से, 84 अंश 38 मिनट पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर, कितना है 77, और ये कितना हो गया पूर्वी देशांतर तक, इसे देखेंगे कितना हो जाएगा 84, और इसके बीच की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार हो गया। ऐसे जहां पे विषुवतरेखीय क्षेत्र में एक अक्षांश या एक देशांतर बराबर 111 किलोमीटर होता है औसत रूप से। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी दूरी कम होती जाती है, देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल 2,90,924 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसके बाद देखते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, तो 650 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग 20 करोड़, और देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राज्य छूते हैं। इसको देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये पूरे राज्य, जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य उत्तर प्रदेश को छूते हैं। आगे देखेंगे तो और भी इसमें से बहुत सारे जीके के क्वेश्चन बनेंगे। जिला कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कि प्राकृतिक भाग, जैसे भारत के प्राकृतिक भाग को कितने भाग में विभाजित किया गया है, मुख्यतः 4 हैं,
कहीं कहीं 5 भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सब भागों में भारत को विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को जो विभाजित किया गया है वो उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, मतलब ये उत्तर प्रदेश है तो ये पूरा, ठीक है। इसके बाद है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, मतलब ये भाग। इसके बाद है दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, मतलब ये पूरा नीचे का, ठीक है। अब आते हैं प्राकृतिक भाग का, मतलब ये होता है कि जैसी भूमि है उसका अध्ययन करना प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश भू-आकृतिक संरचना में कैसा है और कैसे कैसे मिट्टी या कैसे कैसी संरचना यहाँ पाई जाती है, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं उत्तर का भाबर और तराई का क्षेत्र। आगे आते हैं भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, मतलब सबसे पश्चिमी भाग सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर से कुशीनगर पूर्वी, ठीक है, कुशीनगर तक 34 किलोमीटर का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक 34 किलोमीटर की पट्टी में हुआ है। भाबर क्षेत्र का, भाबर क्षेत्र ऐसे कहते किसे हैं, जैसे जो हिमालय पर्वत है ये, तो हिमालय पर्वत से जो नदियां आती हैं या कुछ मान लीजिए हवाओं द्वारा, नदियों द्वारा, मान लीजिए छोटे छोटे कण टूटते हैं, जब टूटते हैं तो वहां के अपने पर्वत पदीय क्षेत्र पर, जहां पर्वत थोड़ा समाप्त होता है, वहां पर आके वो जमा हो जाते हैं, तो वहां वो उबड़ खाबड़ जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इन कंकरीली भूमि को भी भाबर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर, ये सब हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सहारनपुर से कुशीनगर तक 34 किलोमीटर पट्टी में हुआ है। यह भूमि उबड़ खाबड़ होती है, मतलब पहाड़ों से जो कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आते हैं वो वहां जमा हो जाते हैं, इसीलिए यह भूमि उबड़ खाबड़ होती है। उसके बाद देखेंगे ये आपका हो गया भाबर क्षेत्र। अब भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में क्या है, कौन सा क्षेत्र, तराई, नाम बहुत सुने होंगे इसका। तराई क्षेत्र का मतलब ही होता है तरी। तरी का मतलब क्या होता है, जैसे गांव में देखेंगे तो खेत को तरी किया जाता है, तरी का मतलब नम क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र को देखिए, तराई का क्षेत्र भाबर के ठीक दक्षिण में है, मतलब ये भाबर है तो इसके ठीक दक्षिण में तराई का क्षेत्र है, जिसका तात्पर्य तरी या नम क्षेत्र से है, मतलब नमी आ जाते होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तराई के क्षेत्र में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। अब धान की खेती क्यों अच्छी होती है, क्योंकि धान की खेती के लिए आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए तराई का क्षेत्र धान की खेती के लिए बहुत बेहतर पाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अब मान लीजिए ये पूरब है, अब ये पश्चिम है, तो जैसे जैसे आप इधर आएंगे, जैसे मान लीजिए इधर पर्वतों का एरिया है, इधर मैदानी क्षेत्र है, तो जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। मतलब तराई क्षेत्र की चौड़ाई जो है मान लीजिए पश्चिम में कम है और पूर्व में ज्यादा है, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तर का भाबर और तराई का क्षेत्र। इसके बाद आते हैं, हाँ एक चीज और है, इसका निर्माण महीन अवसाद, मतलब जो तराई क्षेत्र है ये महीन अवसाद है, और दलदली क्षेत्र भी तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद गंगा यमुना का मैदानी भाग, हम लोग भी गंगा यमुना के क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर दो तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक होता है बानर, दूसरा होता है खादर। खादर का कॉमन नाम है कछार, लोग कहते हैं आप कछार में रहते हो। दोनों ही नदी की ही मिट्टियां हैं। बानर क्षेत्र क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जैसे कहीं बाढ़ गया, अब वहां पर बहुत ऊंचा टीला बन गया, अब वहां पर बाढ़ का पानी जाएगा नहीं, और धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या हो जाता है, बानर हो जाता है। आप देखेंगे इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए महीन कण से होता है। गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, राप्ती है, घाघरा है, बहुत सारी नदियां हैं गंगा की सहायक नदी। उनके द्वारा जो बाढ़ का मैदान तैयार किया जाता है, उनसे इन मैदानी क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है। इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व पाया जाता है, मतलब ये यहां से इस तरफ पाया जाता है, इसका ढाल, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला खादर कछार, देखिए फास्फोरस और चूना की अधिकता पाई जाती है कछार में, ठीक है। इसके बाद आता है बांगर। बांगर का वहां अधिकता किसकी पाई जाती है, पोटास,
मैग्नीशियम और चूना की अधिकता इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब देखिए क्या है, इस भाग में रबी, खरीफ और जायद की फसल प्रचुर मात्रा में की जाती है। अब देखते हैं अपने क्षेत्र में गेहूं, चावल या जितने ये ककड़ी वगैरह, जायद की फसलों में ककड़ी वगैरह आते हैं ना, ये सब फसलें बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश ही है। चावल का उत्पादन आप देखेंगे तो अधिकांश क्षेत्र इसका चावल की मात्रा मतलब ज्यादा उत्पादन करता है। इसके बाद देखेंगे तो तीसरा जो भाग है उत्तर प्रदेश का, वो दक्षिण का पहाड़ी और पठारी भाग है। अब दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण का जो जिला मिलेगा अधिकांश देखते हैं झांसी है, ललितपुर है, महुआ है, सोनभद्र है, ये सब क्षेत्र आपको, हमीरपुर है, ये सब क्षेत्र मिलेंगे। देखिए इसमें बुंदेलखंड का पठार और उत्तरी का दक्कन का पठार पाया जाता है। जैसे दक्कन का पठार जो पूरा भारत का है उसका उत्तरी भाग, मतलब ये मान लीजिए ये पूरा दक्कन है, इसका उत्तरी भाग, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार पूरा ये, ठीक है। इसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, मतलब यहां से इस तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये है ना यर्न, और ये साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, दक्षिण की तरफ पाया जाता है। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ खनिज की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अपेक्षा जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इनकी अपेक्षा में उत्तर प्रदेश में बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, यहीं पर खनिज पाए जाते हैं। इसमें चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर देखे होंगे, ये आपका चुनार चले जाएंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र वगैरह में, कोयला आपका सिंगरौली, सोनभद्र, बॉक्साइट भी उधर ही है, ठीक है। तो दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में आपका ये चीज पाया। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश और उसका प्राकृतिक भाग, ठीक है, ठीक।